पर्रिकर भी कहा जाता है, जो जमीन से जुड़े हुए कार्यकर्ता है और गोवा के लोकप्रिय मुख्यमंत्री भी है। प्रमोद जी, आप आयुर्वेद के डॉक्टर है और मैं आपका अभिनंदन करता हूं कि कोरोना पर आयुर्वेद की, आयुष की उपचार पद्धति की अनुमति देने वाले आप पहले राज्य साबित हुए। प्रमोद जी, क्या आप आवाज सुनाई दे रहे हैं? अभी दे रही है। मैंने कहा कि मैं आपका अभिनंदन करता हूं कि आपने धन्यवाद। आयुष के उपचार से अनुमति देने वाला पहला राज्य गोवा बना। सबसे पहले मैं धन्यवाद करता हूं, और आयुष डिपार्टमेंट ने जो प्रोटोकॉल दिया है उसी के हिसाब से मुझे लगता है अभी ढेर सारे लोग इसके बारे में जानकारी ले लेंगे और उसी के बारे में आयुष के प्रोटोकॉल के हिसाब से काम भी करेंगे। आप स्वयं आयुर्वेद के डॉक्टर हैं और आप मानते हैं कि लाखों वर्षों से यह सभ्यता जो जीवित है, ये आज के तमाम वैक्सीनेशन आने के पहले भी जीवित थी, जिसमें आयुर्वेद का बड़ा योगदान था। एक बात सही है, मैं खुद आयुर्वेद का ग्रेजुएट हूँ, आयुर्वेद से प्रैक्टिस की है। तो वायरस के बारे में, ये नया वायरस है, इसके बारे में रिसर्च आज के दिनों चल रहा है। इस नए वायरस के बारे में जब रिसर्च करते हैं तो आयुष की गाइडलाइन और एमसीएम के गाइडलाइन के हिसाब से इसके ऊपर ट्रीटमेंट या संशोधन की जो बात चल रही है कि उसी के हिसाब से आगे बढ़ना चाहिए। नहीं, ये तो आप मुख्यमंत्री बोल रहे हैं, मैं डॉक्टर को पूछ रहा हूं प्रमोद जी। जी, मैं डॉक्टर बोल के बात किया आपने, तो ये बात सही है कि आयुर्वेद में वायरस के लिए, यानी ढेर सारे वायरस कंट्रोल करने के लिए, तो जी हाँ, जो सजेस्ट कर रहे हैं, और आज भी आयुर्वेद का ढेर सारे डॉक्टर्स इसके ऊपर रिसर्च कर रहे हैं। आयुष डिपार्टमेंट खुद उसके रिसर्च कर रहे हैं। उन्होंने प्रोटोकॉल भी दिया है कि किस तरह से पैरेलली इसके ऊपर काम कर सकते हैं। मैं इसके धन्यवाद करता हूँ आयुष डिपार्टमेंट का, और आयुष के जो अपने मिनिस्टर हैं श्री श्रीपाद जी नाइक, इनका, और माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी का भी। बिल्कुल, क्योंकि प्रमोद जी, हमने बड़ा कैंपेन चलाया था कि आयुष को, भारतीय उपचार पद्धति को उपचार करने की छूट दीजिए, जब एलोपैथी के पास कोई उपचार है ही नहीं, जब वो खुद कह रही है कि हमारे पास कोई दवाई नहीं, तो जो लाखों वर्षों से मानवीय सभ्यता को जिन्होंने जीवित रखा है उनको करने दीजिए। जी हाँ, आपकी बात सही है। हम जो रिसर्च करना चाहते हैं तो अदर पैथीज, जो अल्टरनेटिव पैथीज, आयुर्वेदा हो, होम्योपैथी हो, जो लोग रिसर्च करना चाहते हैं उनको रिसर्च करने के लिए देना चाहिए, जो कि कोई ठोस उपचार इसमें या वैक्सीन इट इज नॉट अवेलेबल, तो फिर अदर्स पैथी में जो उपचार करना चाहते हैं इनको अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए थी। और ये बात सुन के अभी आयुष डिपार्टमेंट ने उनकी बात रख के वो परमिशन दे दी है। बिल्कुल, चलिए अभी आप मुख्यमंत्री के तौर पर अभी आगे बढ़ते हैं। आपके राज्य में वैसे केसेस कम है तुलना में बाकी लोगों के? जी हाँ, हमारे राज्य में बाकी की तुलना से बहुत कम है। 7 पहले पॉजिटिव पेशेंट थे, वो वापस से फिर रिकवर्ड होके घर चले गए। और पूरे स्टेट में आज यानी कल के दिन एक भी पेशेंट नहीं था, लेकिन जिस तरह से महाराष्ट्र, कर्नाटक और बाकी स्टेट से लोग हमारे स्टेट में आ रहे हैं, दिन ब दिन पेशेंट हमारे जरूर बढ़ेंगे, क्योंकि वो गोवा वाले नहीं रहेंगे। जैसे कि हम कहेंगे इम्पोर्टेड पेशेंट, जैसे कि कल हमारे 7 पेशेंट पॉजिटिव वापस मिल गए हैं। हमने जो स्टेट के बॉर्डर पे उनको ला के क्वारंटाइन में रखा, उनके टेस्टिंग फैसिलिटीज की, और टेस्टिंग में पता चला कि एक ही फैमिली से 5 लोग आए थे, तो 5 लोग पॉजिटिव आए। उनके साथ में जो एक ड्राइवर था उनका, वो पॉजिटिव हो गया। तो ये 6 लोग जो डायरेक्टली बॉर्डर से आके क्वारंटाइन सेंटर में रखे थे, वो 6 लोग पॉजिटिव है। और जो एक गुड्स व्हीकल जो ड्राइवर जो गुजरात से आया था, वो ड्राइवर बाद में यहाँ से साइन सिम्टम्स दिखे, इसलिए वो पॉजिटिव मिला। तो उनकी जैसे ही टेस्ट कंफर्म हो गई, वी हैव एडमिटेड देम इनटू द आवर कोविड हॉस्पिटल में एडमिट कर दिए हैं। तो इसी तरह से जो बाहर से लोग आएंगे बार बार, तो पॉजिटिव मिल सकते हैं। गोवा में खुद जो अभी रह रहे हैं वो कोई पॉजिटिव नहीं मिलेंगे, क्योंकि हमने सभी का हाउस टू हाउस सर्वे किया है, और सब कुछ सर्वे करने के बाद जिन लोगों के टेस्ट करनी थी उन लोगों के हमने टेस्ट भी कर दी अभी इस वक्त। इसलिए हमें जो पेशेंट मिलेगा वो बाहर के राज्य से आने वाला पेशेंट मिल सकता है। लेकिन मैं जब पोस्ट किया ट्विटर पे कि मैं आपका इंटरव्यू करने जा रहा हूं, तो ज्यादातर सवाल थे कि मुख्यमंत्री जी को पूछिए कि गोवा कब आऊं। हम तो ये कहेंगे कि अभी तक आप गोवा थोड़ी देर के बाद आए तो बहुत अच्छा रहेगा।
इस वक्त हम जो गोवा में आना चाहते हैं एक्चुअली उनको कलेक्टर की परमिशन चाहिए, कलेक्टर के परमिशन के ही हम एंटर कर रहे हैं। जो ओरिजिनली गोवन है, गोवन नेटिव है या किसी कंपनी या फैक्ट्रीज में काम करते हैं तो उनको हम एंट्री दे रहे हैं। लेकिन फिर भी कल से जो रेलवे स्टार्ट हो रही है, अभी रेलवे के माध्यम से ढेर सारे लोगों ने गोवा के लिए बुकिंग की है, तो इसके ऊपर हमारी बात चल रही है। हमने रेलवे मिनिस्टर से भी मैंने पर्सनली बात की, चिट्ठी भी लिखी, हमने एमएचए को भी चिट्ठी लिखी है। जैसे कि अभी रेलवे में 700 बुकिंग हुआ है, तो 700 में से मुझे लगता है कि हार्डली 100 विल बी द नेटिव ऑफ द गोवन, रेस्ट 600 दे आर नॉट गोवन। बट इसमें समझो 600 में 500 पेशेंट कल पॉजिटिव मिल गए तो हम क्या करेंगे? स्टेट के पास इतना इंफ्रास्ट्रक्चर भी नहीं है और दीज आर द फ्रॉम द अदर स्टेट्स, तो अननेसेसरी उन लोगों को ट्रीट करने के लिए हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर, पैसा, टाइम सब कुछ खर्चा हो जाएगा और फिर से स्प्रेड ऑफ द कोविड इन द स्टेट और अलग से ये केसेस बढ़ा सकते हैं। इसलिए हमारी रिक्वेस्ट है माननीय होम मिनिस्टर से, माननीय पंतप्रधान जी से, अभी तक जो स्टेट का नेटिव है उन्हीं को जाने के दे दो स्टेट में, अदरवाइज अननेसेसरी रिक्वायर्ड है, उसकी कुछ जरूरी है किसी कंपनी को, किसी और किसी वास्ते, तो ही परमिशन से जाने दे। टूरिस्ट के वास्ते या और किसी के वास्ते किसी को स्टेट में मूवमेंट चलता रहा इसी तरह से तो केसेस और बढ़ते जाएंगे। लेकिन ये आपके लिए बड़ी खुशी की बात है कि लोग आपके राज्य पर भरोसा कर रहे हैं कि हम इस महामारी में भी गोवा जा सकते हैं। जी हाँ, हमारे लिए खुशी की बात है, लेकिन वो कोरोना लेके आए तो हमारे लिए दुख की बात है। इसीलिए हम कह रहे हैं कि एक बार आने के टेस्ट करें पहले और बाद में हमारे स्टेट में एंटर करें। हम उन्हें ले लेंगे, लेकिन टेस्ट करने के बाद। प्रमोद जी, ये भी पता चला है कि जो लोग गोवा में रह रहे हैं, देश के कई हिस्सों में विदेशी लोग फंसे हुए हैं, तो वो अपने अपने देश वापस जाना चाह रहे थे, सरकार को अप्रोच कर रहे थे। तो हमें भी कई लोगों ने संपर्क किया, तो हमें ये पता चला कि गोवा में फंसे हुए लोग नहीं जाना चाह रहे वापस। वो कह रहे नहीं, हम यहाँ सेफ है, हमको अपने देश में कोरोना है, वहां जाने से अच्छा है कि हम गोवा में रहेंगे। जी हाँ, आपकी बात सही है। आज तक 7,000 लोग यहाँ से गए, लेकिन मेरे हिसाब से आज के दिन फॉरेनर्स 2,000 के ऊपर फॉरेनर्स गोवा में हैं और वो नहीं जाना चाहते। ये भी आपकी बात सही है, क्योंकि वो यहाँ पे सेफ है, यहाँ पे वो होटल क्वारंटाइन हो और बाकी सब कुछ फैसिलिटीज उन्हें यहाँ पे मिल रही है, इसलिए वो नहीं जाना चाहते। बिल्कुल। साथ में गोवा का जो आदमी है, उसका जो खान पान है, प्रकृति के साथ उसका जीना है, ये भी एक बड़ा कारण है कि वो इस वायरस से ज्यादा प्रभावित नहीं हुआ। आप मान सकते हैं, लेकिन गोवा में खाना पीना, एनवायरमेंट इस तरह का है सब कुछ, और गोवा में एडुकेटेड होने के वास्ते, और स्पेशली मैं कहूंगा कि हमने 22 मार्च को जो जनता कर्फ्यू लगा, उसके बाद में 23 और 24 मार्च और सबसे पहला लॉकडाउन बढ़ाने वाला 22 से डायरेक्टली 31 मार्च तक गोवा राज्य रहेगा। इसलिए वो 2 दिन जो गोवा में चर्चा रही कि लॉकडाउन क्यों बढ़ा रहे हैं, जनता कर्फ्यू क्यों बढ़ा रहे हैं, इस 2 दिन के बीच में जो अवेयरनेस हुआ कोविड-19 के बारे में, लोगों को एडुकेट किया कोरोना वायरस के बारे में। इसीलिए आज के दिन सभी लोग यानी कोरोना के बारे में सतर्क हैं, वो सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कर रहे हैं, स्पेशल मास्क का यूज कर रहे हैं और सैनिटाइजेशन यूज कर रहे हैं, और इसी के वास्ते वो सब कुछ मुझे लगता है कि गोवा में लोग यानी कोई एक दूसरे से थोड़ा संपर्क कम किए हुए, इसलिए केसेस नहीं मिल रहे हैं। अभी प्रधानमंत्री ने लॉकडाउन 4 के बारे में कहा है कि राज्यों की राय हम 15 तारीख तक ले रहे हैं, आज हम 14 को बात कर रहे हैं। तो क्या जब आपके पास अंतर्गत कोई पेशेंट ही नहीं है, तो क्या आप अपने राज्य के अंदर का लॉकडाउन खोलेंगे? मैं लॉकडाउन 4 का तो मैं स्वागत करता हूं माननीय पंतप्रधान मोदी जी का, और लॉकडाउन तो बढ़ाना ही चाहिए और इंटरस्टेट मूवमेंट पब्लिक का तो बंद ही रखना चाहिए। लेकिन आज के वक्त हमारे पास पेशेंट है, लेकिन वो इम्पोर्टेड पेशेंट हम बोलते हैं, खुद राज्य में एक भी पेशेंट नहीं है। इसलिए जो एक्टिविटीज, जो इकोनॉमिकल एक्टिविटीज, बाकी सब कुछ एक्टिविटीज हमने अलाउ किए हुए हैं। इसीलिए हम चाहते हैं कि ज्यादातर के लॉकडाउन के साथ साथ में इकोनॉमिकल एक्टिविटी भी चलनी चाहिए। नहीं, लेकिन अगर स्टेट के अंदर एक भी पेशेंट नहीं है और ये बीमारी बाहर से आने पर ही हो रही है, तो फिर इंटरनल मैं ये नहीं कहता कि पूरा खोला जाए, लेकिन खोला जा सकता है कुछ अनुपात में। जी हाँ, वो तो हमने इंटरनल पहले से हमने खोले हुए हैं और लॉकडाउन 4 में हम ज्यादा कुछ एक्टिविटी रिलैक्स कर सकते हैं, वो करने वाले। बिल्कुल। एक अभी लाइव ट्वीट में प्रतिक्रिया आई है आपको सुनकर
कि अगर क्वारंटाइन करना ही है तो हमको गोवा में किसी समुंदर किनारे कर दीजिए, हम गोवा में आ रहे हैं। हाँ, क्वारंटाइन तो हम सभी को है, जो जो एंटर कर रहे हैं उनको तो सभी क्वारंटाइन कर रहे हैं, लेकिन समुद्र किनारे के पास में नहीं, हमारे क्वारंटाइन सेंटर में वही क्वारंटाइन रहना बेहतर रहेगा। चलिए प्रमोद जी, जो लॉकडाउन 4 पर लोग ज्यादा जानना चाहते हैं, खास करके आपके राज्य से आने वाली जो प्रतिक्रिया है, क्योंकि पर्यटन पूरक राज्य है और ऐसे में पर्यटन पूरक राज्य में अगर पर्यटन से जुड़ी गतिविधियां नहीं होगी तो फिर उनके रोजगार का क्या होगा, उसका आपने क्या व्यवस्था की है? गोवा तो पर्यटन के नाम से हमेशा जाना जाता है और हम पर्यटन का हम स्वागत भी करते हैं, हर पर्यटक का हम स्वागत करते हैं। लेकिन इस कोविड फेज में मुझे लगता है कि जब तक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टूरिज्म के बारे में उनकी एसओपी डिक्लेयर नहीं करती है, उसके बाद में हमारी खुद की स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर फॉर द टूरिज्म के बारे में दिया जाएगा। बहुत सी कंपनियां गोवा में आना चाह रही है और जैसे हम बाकी राज्य भी अपने अपनी पोस्ट कोरोना एक रणनीति बना रहे हैं कि हमारे देश में, अपने राज्य में दूसरे देशों की कंपनियां आए, तो आप किस प्रकार की इंडस्ट्री को आपके राज्य में देखते हैं कि वो आ सकती है? जैसे यूपी में मैन पावर ज़्यादा है तो यहाँ पर वो उस प्रकार की इंडस्ट्रीज को लाना चाहते हैं, तो अब गोवा में आपके पास क्या इसके लिए विजन है? एट प्रेजेंट हम सभी का गोवा में स्वागत करते हैं, ज्यादा करके स्पेशली विद द आईटी रिलेटेड इंडस्ट्री, फार्मा इंडस्ट्री और बाकी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, स्मॉल एमएसएमई, इन सभी का हम स्वागत करते हैं, क्योंकि ज्यादा करके हम सिंगल विंडो क्लियरेंस से हमारे इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड के थ्रू हम उन्हें परमिशन भी देना चाहते हैं। इसीलिए ज्यादातर के जो मैंने एफडीआई इन्वेस्टमेंट जो इन्वेस्ट करना चाहते हैं उनके गोवा में हम स्वागत करते हैं। सामान्यतः ये देखा जा रहा है कि वर्तमान में सरकारें राहत क्या दे रही है, ये जानने में लोगों की ज्यादा रुचि है। ऐसे में आप अपने यहाँ पर क्या राहत दे रहे हैं? जी हाँ, बिल्कुल, लेकिन मैं अभी तो डिक्लेयर नहीं कर रहा हूँ। कुछ दिनों के बाद हम राहत किस किस चीज में दे रहे हैं वो हम खुद डिक्लेयर करने वाले हैं। इसके ऊपर हमारा एक प्रिपरेशन चालू है और जल्दी ही हम इसी राहत को डिक्लेयर करने वाले हैं। मतलब आप कम से कम इतना तो कह रहे हैं कि हम राहत देने जा रहे हैं? हाँ जी हाँ, बिल्कुल। थोड़ा कोई हिंट दे देते तो हमारे लिए ब्रेकिंग न्यूज हो जाती। जी ने थोड़ी देर रुको आप, हम जल्दी ही हम राहत की डिक्लेयर करने वाले ही हैं। बिल्कुल। ये भी हम जानना चाहते हैं कि क्या गोवा के लोग भी गोवा के बाहर जॉब करने वाली ऐसी कोई संख्या है और वो कितनी है? गोवा के बाहर, जैसे कि गोवा राज्य के बाहर भारत देश में जो आज तक कने 3,500 लोग वापस जो डिफरेंट स्टेट में थे वो वापस आ चुके। अभी भी कुछ लोग फंसे हुए हैं डिफरेंट जगह पे, वो आने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे लगता है आगे 3-4 दिन में सभी लोग वापस आ जाएंगे। इसके सिवा गोवा के ढेर सारे लोग जो फॉरेन कंट्रीज में हैं, अब्रॉड में हैं, वो आना चाहते हैं, इसीलिए दे आर वेटिंग फॉर द गोवा एयरपोर्ट टू स्टार्ट। और इसके सिवाय सी फेरर्स हैं जो आना चाहते हैं, इसमें से आना अभी स्टार्ट हुआ। आज तक कहने थोड़े लोग आ गए हैं और उसकी एसओपी द डीजी शिपिंग मिनिस्ट्री और द मिनिस्ट्री ऑफ द एक्सटर्नल अफेयर्स इन्होंने जो तय की है उसी के हिसाब से उन सभी लोगों का हम स्वागत कर रहे हैं। आपका पड़ोसी राज्य महाराष्ट्र आज एकदम हॉटस्पॉट बना हुआ है, सबसे ज्यादा पेशेंट वहां है, इसलिए क्या विशेष प्रिकॉशन आप ले रहे हैं? हमें ज्यादा डर तो उसी बात का है कि हमारे पड़ोसी में बहुत सारे हॉटस्पॉट हैं और वहीं से जो कोई आ रहा है वही कोरोना लेके न आ जाए। इसीलिए हम इधर महाराष्ट्र हो या कर्नाटक, जो लोग आना चाहते हैं उनको बॉर्डर पे ही हम रुकवाते हैं, उनको क्वारंटाइन में रखते हैं, उनके टेस्टिंग करते हैं और उसी के बाद में उनको एंट्री दे देते हैं। इसलिए मेरा कहना है कि अननेसेसरी ट्रैवल न करे, जो जहां पे है वहीं पे रुके और समझो जो कोई नेटिव नहीं है गोवा के तो नहीं आना, वही बेहतर रहेगा। मैं पोस्ट कोरोना पर कुछ बात करना चाहूंगा कि गोवा सामान्यतः लोग केवल पर्यटन और वो भी समुद्र किनारा या जिसको बियर वगैरह इस तरीके से ज़्यादा जानते, लेकिन मैं गोवा जितना देखा हूँ, गोवा में बड़े बड़े मंदिर है और बड़े सांस्कृतिक चिन्ह हैं। क्या राज्य सरकार इसका प्रचार करे तो और पर्यटन, धार्मिक पर्यटन भी बढ़ सकता है? इस दिशा में कुछ सोचा है? गोवा कभी बियर के लिए नहीं जाना गया है। गोवा जाना गया है बीच, सी, टेम्पल, चर्चिस और जैसे कि वाइल्ड लाइफ, इसी सभी के लिए गोवा जाना गया है। और इसीलिए मैं कहता हूँ सबसे सुंदर गोवा है, देखने लायक गोवा है। आपने जैसे बताया कि धार्मिक टूरिज्म के लिए भी
इससे आगे और भी ज्यादा डेवलप हो जाएगा। हाँ, नहीं, मेरा कहने का मतलब ये था कि लोग ऐसा मानते हैं कि गोवा एक ऐसा डेस्टिनेशन है, लाइट समझते हैं, लेकिन क्या, क्योंकि इतने बड़े बड़े मंदिर है और हजार, मतलब भारत के बहुत कम हिस्से ऐसे हैं जहां इतने पुराने मंदिर है जो बचा के रखे हैं। जी हाँ, आपके बात बहुत सही है कि गोवा में भी बहुत सारे मंदिर हैं जो बहुत पुराने मंदिर हैं और बहुत अच्छी तरह से मेंटेन किए हुए हैं, और आज भी टूरिज्म के लिए सभी मंदिर खुले हैं। और आज भी जब गोवा में लोग आते हैं, बीचेस चर्चिस के सिवाय मंदिर में भी जाना पसंद करते हैं। इतने सारे अच्छे, इसके सिवाय वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है गोवा में, और ढेर सारे वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है। जो मेडिकल टूरिज्म है उसकी संभावना गोवा जैसी जगह पर बहुत ज़्यादा है, क्योंकि लोग आजकल हेल्थ ओरिएंटेड टूरिज्म भी कर रहे हैं। तो उस दिशा में मैंने सुना था कि एयरपोर्ट के पास अब कुछ आयुष का रिसोर्ट्स वगैरह बन रहा है, कोई उसकी प्रगति हुई है या अभी उस पर कोई काम शुरू नहीं हुआ है, और आगे क्या योजना है? मेडिकल टूरिज्म के लिए हम बढ़ावा दे रहे हैं, और डेफिनेटली उसके लिए हम अमेंडमेंट भी ला रहे हैं हेल्थ मिनिस्ट्री के हिसाब से, तो यहाँ पे मेडिकल टूरिज्म और ज्यादा बढ़े। और इसके सिवाय आयुष, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की आयुष मिनिस्ट्री के थ्रू हमारे यहाँ पे आयुष डिस्ट्रिक्ट आयुष हॉस्पिटल और सेपरेट आयुष रिसर्च हॉस्पिटल और नया एयरपोर्ट मोपा के जहाँ पे डेवलप हो रहा है। नहीं, तो हेल्थ ओरिएंटेशन में अगर कोई इस इंटरव्यू को देख के ये तय करे कि हमको वहाँ रिसोर्ट लगाना है, आना है, तो ऐसे लोगों के लिए आप क्या सुविधा दे सकते हैं? जी हाँ, मैं सभी का वेलकम करता हूँ। जो हेल्थ रिलेटेड टूरिज्म में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, गोवा इज द बेस्ट प्लेस, गोवा इज द सेफ प्लेस। और विद सिंगल विंडो क्लियरेंस हम उन्हें भी क्लियरेंस जो है हेल्थ टूरिज्म रिलेटेड, इधर नेचुरोपैथी, आयुर्वेदा, होम्योपैथी, इन सभी में, और एलोपैथी, इनमें जो लोग हेल्थ टूरिज्म इंडस्ट्रीज में इन्वेस्ट करना चाहते हैं उनको हम वेलकम कर रहे हैं। क्योंकि ऐसा अभी लग रहा है कि जो सामान्यता लोगों अपनी शरीर की प्रतिकार क्षमता बढ़ाने की दिशा में आयुर्वेद और इन चीजों पर लोग ज्यादा ध्यान देंगे, और ऐसा टूरिज्म स्वाभाविकता हफ्ते 2 हफ्ते का होता है। जी, आपकी बात सही है। अभी कोरोना जैसे नए वायरस को समझो डील करना है, तो कोरोना जैसे नए वायरस को जिनकी इम्यूनिटी अच्छी रही है, वही लोग उसको कोरोना वायरस का लगाव नहीं हो सकता, इसीलिए इम्यूनिटी बढ़ाना बेहतर है। इसलिए जो इम्यूनिटी बूस्टिंग, जैसे कि आयुष के आयुर्वेद, योगा, सिद्ध, यूनानी ने कहा है कि इसीलिए खुद की इम्यूनिटी बढ़ाना तो सही रहेगा। साथ में अभी थोड़ा जो मुख्य देश के फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा पैकेज घोषित किए जा रहे हैं उस पर आते हैं। क्या गोवा की अपेक्षा पूरी हो रही है या कोई विशेष मांग? सबसे पहले मैं माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी और वित्त मंत्री तो निर्मला सीतारमण जी, इन्होंने जो पैकेज घोषित किए हैं, जो इकोनॉमी, इंफ्रास्ट्रक्चर, सिस्टम, वाइब्रेंट डेमोग्राफी एंड डिमांड, इसमें जो 5 पिलर के साथ जो उन्होंने रिलीफ दी है, उसी रिलीफ में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज 1, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज 2 और एमएसएमई, इन सभी सेक्टर्स में दिया है, उनका मैं वेलकम करता हूं। और स्पेशली एमएसएमई, इंफ्रास्ट्रक्चर और बाकी सभी में इसका ढेर सारा फायदा गोवा स्टेट में सभी लोगों को होने वाला है। पिछले दिनों गडकरी जी हमारे साथ जुड़े थे, उन्होंने कहा था गोवा में बहुत संभावना है और उनका विशेष प्रेम भी गोवा पे रहता है। जी हाँ, बिल्कुल। माननीय नितिन गडकरी जी एमएसएमई मिनिस्टर जो हैं, उनका हमेशा गोवा पे प्रेम रहा है, और उन्हीं के माध्यम से और ज्यादा भी इंडस्ट्रीज यहाँ आ सकती है, और उन्हें बेसिक गोवा के पूरी जानकारी जो है एमएसएमई या बाकी सेक्टर्स, इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर्स में उनको है, इसीलिए वो हमेशा गोवा की बात करते रहते हैं। अभी अगले मुद्दे पर चलते हैं। हम आज सुदर्शन पर हलाल के विरुद्ध एक कैंपेन शुरू कर रहे हैं कि सेकुलर देश में हलाल क्यों। आप एक ऐसा राज्य हिंदुस्तान का जहां पर कॉमन सिविल कोड लागू है, जो कि हम चाहते हैं पूरे हिंदुस्तान में आए, ऐसे में हलाल का शिकार आप कैसे हो गए? क्यों हलाल को आप अपने राज्य में छूट दे रहे हैं और क्यों नहीं उसको रोक लगा सकते? मैं एक बात आपको इतना ही कहूंगा कि हम तो मुक्त हो गए 1961 में, तो उससे पहले देश स्वतंत्र हुआ 1947 में, और 1961 से आज तक यूनिफॉर्म सिविल कोड फॉलो करने वाला एक ही राज्य है, हाँ। वो गोवा राज्य है। इसीलिए यहाँ पे हमेशा सभी लोग एक समान देखे जाते हैं, इसीलिए तो गोवा सबसे प्रेरित है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड फॉलो करने वाला राज्य है। और इस बारे में और क्या कहूँ
क्योंकि मुझे लगता है बाकी राज्यों ने यूनिफॉर्म सिविल कोड जैसे हम फॉलो कर रहे हैं उसी तरह से बाकी राज्य करे। बिल्कुल, वो तो हम चाहेंगे और उस पर कहेंगे। हलाल पर आपका क्या कहना है कि हलाल सर्टिफिकेशन तमाम उन लोगों के लिए भी कंपलसरी किया जा रहा है जो गैर मुसलमान हैं? हर प्रोडक्ट पर अगर हलाल सर्टिफिकेट लगाया जाएगा तो हिंदू को भी खरीदना उसको कंपलसरी किया जाएगा, और एक सेकुलर देश में किसी धर्म का सिंबल सर्टिफिकेशन क्यों? कोविड की बात कर रहे हैं और जब हम पोस्ट कोविड के बारे में सोच रहे हैं तो जब पोस्ट कोविड आयुर्वेदा सिनानी इस सब की बात कर रहे हैं तो मुझे लगता है इस सब को देख के आप इम्यूनिटी बढ़ा के भी बात कर रहे हैं। तो इसी सब सोच के मुझे लगता है कि जो लोग इसके बारे में सोचेंगे तो हमेशा गोवा का फॉलो करना उनको उचित रहेगा। और गोवा स्टेट जैसे यूनिफॉर्म सिविल कोड फॉलो करता है जिसमें सभी कानून, सभी कायदे, सभी लोग जात धर्म पंथ पर कभी डिवाइड नहीं हो पाए, उसी तरह से बाकी राज्य ने फॉलो करना चाहिए। यही मुझे बस कहना है। चलिए, आज मैं हलाल का प्रश्न छोड़ देता हूं अगले इंटरव्यू के लिए, तब आप जरूर इस पर आपका मत व्यक्त करिए। इस वक्त आपको पूरा हिंदुस्तान और देश विदेश के हिंदुस्तानी देख रहे हैं, आप क्या आह्वान करना चाहेंगे इंटरव्यू के आखिर में? बस मैं इतना ही आह्वान करूंगा, हमारे माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी जिस तरह से इस कोरोना के लड़ाई में सबसे आगे हैं और उनका ब्रीज वाक्य है कि कोरोना हारेगा भारत देश जीतेगा, मुझे लगता है सभी राज्य के मुख्यमंत्री या सभी राज्य के सभी लोगों ने उनको साथ देना चाहिए कोरोना हराने में, तो तभी कोरोना हारेगा और भारत जीतेगा। प्रमोद जी, मनोहर पर्रिकर जी के जाने के बाद आपका ये पहला सुदर्शन पर इंटरव्यू है, क्या इस आपदा के घड़ी में आप उनको मिस कर रहे हैं? जी हाँ, बिल्कुल। मनोहर पर्रिकर जी मेरे आदर्श रह चुके हैं और उन्होंने मुझे राजनीति में लाया है, उन्हीं के आदर्श पे आज तक हम राज्य करते आ रहे हैं और इन्हीं के वास्ते आज आपने आपके चैनल पे मनोहर पर्रिकर जी को याद किया, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। बिल्कुल, धन्यवाद। आप उनके सपने और हमारे सपने हिंदुस्तान को परम वैभव तुम्हें तो स्वराष्ट्रम बनाने के लिए लगे रहे। आपको शुभकामनाएं। आपने समय निकाला हमारे साथ जुड़े, इसके लिए धन्यवाद। तो आप थे गोवा के युवा मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत जी। आपने तमाम बातें सुनी और गोवा वासियों का भी अभिनंदन की, उनको अच्छा मुख्यमंत्री भी मिला है और वहां पर कोरोना भी नहीं पहुंचा है। लेकिन हलाल का प्रश्न छूटा है जो अगले इंटरव्यू में हम जरूर लेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। हेलो एवरीवन, आप लोग एक बात याद रखें, कोरोना आपके घर आएगा नहीं, आप बाहर से इसे ले आएंगे। तो इसीलिए घर पर ही बैठिए, स्टे होम, स्टे सेफ। और याद रखिए कि सच्ची सहेली आयुर्वेदिक सिरप हर महिला की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में बहुत उपयोगी है। इसका डोज बिल्कुल